Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 21st of August 2025. 21 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। बिल्स टू आउटस्ट अरेस्टेड पीएम, सीएम ट्रिगर्स हाउस के ओस। कल के दिन मैंने आप सभी को बताया था कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा 3 बिल को लेकर आया जाएगा। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल 130th अमेंडमेंट बिल 2025। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इन तीनों बिल को कल के दिन लेकर आया गया। किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। बिल को लेके आने का मेन मकसद क्या है? टू रिमूव द पीएम, सीएम्स एंड मिनिस्टर अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखे गए हैं जिन कंडीशन के तहत पीएम को, सीएम्स को एंड गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स को रिमूव किया जाएंगे। ओके, अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर रिमूवल है अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर 30 कंजिक्यूटिव डे ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल चार्जेस में जो भी मिनिस्टर पहले अरेस्ट हुए होंगे या फिर उनको डिटेन किया गया हो 30 दिन, कंटिन्यूअस 30 दिन, तो उनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा अपने पोस्ट पे से। दूसरा, फेसिंग चार्जेस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर और मोर। 5 साल या तो 5 साल से ऊपर अगर उनको इम्प्रिजमेंट हुआ है तो यहाँ पे उनको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा अपने पोस्ट से। अब यहाँ पे देखिए रिमूवल अथॉरिटी कौन कौन है। पीएम और यूनियन मिनिस्टर्स के लिए प्रेसिडेंट हैं। गवर्नर्स के लिए गवर्नर किसको रिमूव कर सकते हैं? सीएम्स और स्टेट मिनिस्टर्स को। और जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज में जितने मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। Delhi CM attacked at public hearing, man from Gujarat arrested. Delhi Chief Minister Rekha Gupta was attacked on Wednesday by a 41-year-old rickshaw driver from Gujarat who was in the capital to protest against the Supreme Court recent order on relocating the स्ट्रे डॉग्स। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है और इसी के विषय में, इसी के सब्जेक्ट में एक मैन को अरेस्ट किया गया जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है राजेश भाई। ओके, राजेश भाई इसका नाम है। इन्होंने अटैक करने का कोशिश किया है किसके ऊपर? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के ऊपर। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। कहना है इनका कि देखिए ये किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी एक ऑर्डर पास किया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस से कभी पब्लिक में नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसको लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे वेडनेसडे के दिन देखने को मिला। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 4th पेज पर आइएगा तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड असेंबली क्लियर्स अमेंडमेंट टू यूसीसी एंटी कन्वर्सन बिल्स। 5 days सेशन एंड्स इन 2 days। 5 दिन का जो सेशन था वो 2 दिन में समाप्त हो गया। और देखिए यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी हैं, ऑपोजिशन जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वांट टू सीक डिबेट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर वो डिबेट चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्लियर किए गए हैं इस असेंबली में विथ रिगार्ड टू यूसीसी और एंटी कन्वर्जेंस बिल। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन अ स्टॉर्मी मॉनसून सेशन मार्क्ड बाय प्रोटेस्ट, द उत्तराखंड असेंबली ऑन वेडनेसडे क्लियर 9 key bills
including amendment to Uniform Civil Code, the Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion Amendment Bill and the Minority Education Bills। ठीक है, तो ये 9 की बिल्स को यहाँ पे क्लियर किया गया है असेंबली के द्वारा, जिसमें आपका यूसीसी बिल भी है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल भी है और तीसरा माइनॉरिटी एजुकेशनल बिल भी है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 दिन का जो सेशन था उसको 2 दिन में समाप्त कर दिया गया। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, उनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो 9 बिल हैं उसको पास किया गया है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट बिल 2025 विच इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द यूसीसी which came into force earlier this year. Key amendments include increasing the punishment for those for illegal lives of relations and extended the registration period for marriage from 6 months to 1 year। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या किया गया है। चेंजेस में है पनिशमेंट, ठीक है, इन्होंने इंक्रीज किया है पनिशमेंट का टेन्योर फॉर दोज who are involved in illegal living relationship and extending their registration period for marriage for the 6 month to 1 year। तो ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये प्रोविजन इसके अंदर इंक्लूड किया है। दूसरा जो बिल है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें यहाँ पे देखिए जो जेल टर्म है, इम्प्रिजमेंट है, उसको इंक्रीज किया गया है टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट इसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। अर्लियर जो मैक्सिमम यहाँ पे जो जेल का टेन्योर था वो 10 साल तक था, अब इसको इसके अंदर बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक कर दिया गया है। जो भी पर्सन गिल्टी पाया जाएगा फोर्स्ड कन्वर्जन में, ठीक है, जो भी पर्सन गिल्टी पाया जाएगा फोर्स्ड कन्वर्जन में, रिलीजन के फोर्स्ड कन्वर्जन में, उसके खिलाफ यहाँ पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसको यहाँ पे जेल टेन्योर कितना हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बिल है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 विच फेस द मोस्ट ऑपोजिशन बट वॉज इवेंचुअली पास। ठीक है, तो देखिए ये जो बिल है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑपोजिशन फेस किया, बट बाद में इसको क्या किया गया, पास कर दिया गया असेंबली में। इट एम्स टू एक्सटेंड बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाई सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये जो बिल है इट एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस को ये बेनिफिट देने का काम करता है टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच वॉज रन बाई दीज कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। विद द पासेज ऑफ दिस बिल ऑल मद्रासेस इन द स्टेट विल सीक एफिलिएशन विद द उत्तराखंड एजुकेशनल बोर्ड बाई 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से पहले यहाँ पे अब इनको एफिलिएशन लेना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेशन के टाइम पे असेंबलीज ने और भी कुछ जो बिल्स हैं उनको क्लियर किया है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एप्रोप्रिएशन बिल 2025, दूसरा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ एंड श्री केदारनाथ टेम्पल अमेंडमेंट बिल 2025, द उत्तराखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025, द उत्तराखंड विटनेस प्रोटेक्शन रिपील बिल 2025, द उत्तराखंड पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 एंड द उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको यहाँ पे असेंबली में पास किया गया। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल का पेज इजीली स्किप कर सकते हैं। जो दूसरा एडिटोरियल है इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत लंबा डिस्कशन कर रखा है। माइग्रेन का जो इश्यूज़ है उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो इस पे हम लोग अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज में अगेन यहाँ पे SIR को लेके न्यूज़ है जिसको हमने कंटिन्यूअस 15 से 20 बार डिस्कस किया है और इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से याद होगा। यहाँ पे अगर डिलीशन का जो रेट है वो आप देखेंगे वुमेंस के केस में बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को पहले बताई हैं वही इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ। इंडिया को नेशनल स्पेस लॉ की ज़रूरत क्यों है। इंडिया इज सेट टू सेलिब्रेट इट सेकेंड नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 23। 23 अगस्त को क्या है, नेशनल स्पेस डे है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 23 को क्या है, नेशनल स्पेस डे है। और फॉलोइंग चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग नियर लूनार साउथ पोल टू द अपकमिंग गगनयान
and to the upcoming Gaganyaan and Chandrayaan mission as well as the Bharat Antariksh Station, the Indian space program is set to make history many times over। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 का सक्सेस हुआ और भी हमारे पास अपकमिंग प्रोग्राम्स है, गगनयान हो गया, आपके चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान 4 मिशन है, साथ ही साथ भारत अपना खुद का यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला है 2035 तक, साथ ही साथ 2040 में हम अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको मून पे भेजेंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन द रेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस, अ स्ट्रॉन्ग स्पेस लॉ इज नेसेसरी। आउटर स्पेस की जो रेस है, एक्सप्लोरेशन की रेस, इनोवेशन का रेस, कॉमर्शलाइजेशन का रेस, तो इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग लॉ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। व्हाट अबाउट ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन? जो ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंट्रीज़ के पास नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन है, जैसे जापान हो गया, लुक्समबर्ग हो गया, यूएस हो गया, इनके पास खुद का अपना फ्रेमवर्क है, लाइसेंसिंग है, लाइबिलिटी कवरेज है, कमर्शियल रेट है, ठीक है, कमर्शियल राइट्स हैं इनके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता चलती जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि मेनी कंट्रीज नाउ हैव नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन, जापान, लुक्समबर्ग, द यूएस हैव इनेक्टेड फ्रेमवर्क्स टू फैसिलिटेट लाइसेंसिंग, लाइबिलिटी कवरेज एंड कमर्शियल राइट्स ओवर स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स इनेक्ट किए हुए हैं ताकि इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके। The Outer Space Treaty of 1967 established that space is province of all mankind and therefore prohibit national appropriation and place responsibility on state for national space activities in space, whether conducted by the government or private entity, ठीक है। तो ये टर्म प्रोवाइड करता है कौन? आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 प्रोवाइड करता है। It companion agreement create binding framework of right, responsibility and liability rules। इसका जो companion agreement है ये क्या create करता है? Binding frameworks of right create करता है, responsibilities and liability rules को create करता है। However, these treaties are not self executing। ये जो treaties हैं ये self executing नहीं है। According to आरती होलामैनी, डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस for Outer Space Minister, the core United Nations treaties on outer space provides the foundational principle of all space activities, from the peaceful use of outer space to the responsibility and the liability of the states, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जाती है। National legislation is the means by which nation can give effect to these principles domestically and ensuring that their growing space sector develop in a safe, sustainable and international responsible way। National legislation का मतलब है कि यहाँ पे जो नेशन है इट कैन गिव एन इफेक्ट टू द प्रिंसिपल डोमेस्टिकली, और ये इंश्योर करेंगे कि जो उनका स्पेस सेक्टर है वो सेफ, सस्टेनेबल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल वे में ग्रो कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया को यहाँ पे खुद का स्पेस लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स लेके आने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों में भी आगे आ सके। इंडियाज़ अप्रोच टू स्पेस लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट मेथोलॉजिकल इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजीज। As space law expert Ranjana Kaul note, it should be understood that national space legislation include two cardinal independent aspects, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्डियल इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। पहला, टेक्निकल रेगुलेशन गवर्निंग स्पेस ऑपरेशन इन ऑर्बिट बाय कमर्शियल एंटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल रेगुलेशन की ज़रूरत है गवर्निंग द स्पेस ऑपरेशन इन द ऑर्बिट्स बाय कमर्शियल एंटिटी। और दूसरा क्या है? द ओवरआर्चिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर आपके स्पेस एक्टिविटीज़ लॉ इंक्लूड किए जाते हैं, और आपका ये वाला जो एस्पेक्ट है इसके अंदर आपके जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है विच कम्स अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया का अगर खुद का स्पेस प्रोग्राम हुआ तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पे अपनी जो लेजिस्लेशन है उसके तहत हम अपनी जो फ्रेमवर्क है उसको और यहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाट आर मशीन रीडेबल इलेक्ट्रल रोल। आप सभी को पता है एलिगेशन लगाए गए हैं किसके द्वारा? कांग्रेस लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी के द्वारा ऑन डिमांड ऑफ मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया है।
कहा है कि ये जो डिमांड इनके तरफ से किया गया है ये प्राइवेसी कंसर्न को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो प्राइवेसी नहीं है इसमें, इसको लेके यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। हाउ आर वोटर रोल शेयर, ठीक है, कैसे वोटर रोल को शेयर किया जाता है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 2019 से पहले यहाँ पे ईसी के क्या ऑर्डर आए हुए थे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रल रोल्स आर द अथॉरिटेटिव लिस्ट ऑफ हु इज एंड इजंट अलाउड टू वोट इन इंडिया। इलेक्ट्रल रोल्स क्या है, ये एक अथॉरिटेटिव लिस्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि किसको अलाउ है और किसको अलाउ नहीं है वोट देने के लिए इन द इंडिया, एंड दे आर कंटिन्यूसली अपडेटेड व्हेन न्यूली एलिजिबल वोटर रजिस्टर्ड टू द वोट चेंज एड्रेसेस एंड बिकम इलिजिबल, ठीक है, इनएलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, नए वोटर्स इसमें जुड़ते रहते हैं, पुराने वोटर्स यहाँ से आउट होते रहते हैं। वोटर रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ईसीज अथॉरिटी बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हु हैव एक्सेस टू एरोनेट, a digital application used by the EC to process application for new addition to the voter list or deletion। ओके, देखिए जो वोटर रोल्स है इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, EC's अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जिनके पास एरोनेट का एक्सेस होता है। एरोनेट एक एप्लीकेशन होता है जिसको किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द वोटर लिस्ट और द डिलीशन ऑफ द members। The EC has access to full repository of data on every voter in India। तो EC के पास access है full repository data का to every voter of the India। They make this data accessible by making image PDF फाइल अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो डाटा है इसको एक्सेसिबल बनाते हैं बाय मेकिंग द फाइल PDF। ठीक है, तो उसको PDF बना के वो यहाँ पे या तो उसका प्रिंट आउट भी लेके पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जनरल पब्लिक्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। वोटर रोल्स इंक्लूड अ फोटो ऑफ ऑल वोटर बट दिस फोटो इज नॉट इंक्लूडेड इन द इमेज PDF फाइल दैट द EC हैज़ ऑन द वेबसाइट्स। ठीक है, तो जो EC यहाँ पे अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं उनमें फ़ोटोज़ नहीं हैं, उनमें जो वोटर लिस्ट है वोटर्स हैं उनके फ़ोटोज़ नहीं हैं, और ये यहाँ पे डिबेट स्पार्क करता है कि फ़ोटो क्यों नहीं है। जब फ़ोटो नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को लेके बात किया गया है कि अगर फ़ोटो नहीं है तो यहाँ पे डुप्लीकेसी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, और डुप्लीकेसी ना हो इसी को लेकर यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा है कि मशीन रीडेबल इलेक्ट्रल रोल होना चाहिए। 1 ईयर बिफोर 2019 इलेक्शन से एक साल पहले 2018 में EC ने ऑर्डर किया था स्टेट लेवल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को कि यहाँ पे मशीन रीडेबल रोल्स पे अपने जो डाटाज हैं उसको अपलोड करना बंद कर दें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा था द हिंदू को उस टाइम पे कि ये इसलिए किया जा रहा है टू प्रिवेंट द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम एक्सेसिंग द वोटर रोल डाटा। वोटर रोल्स का जो डाटा है वो फॉरेन कंट्री एक्सेस ना कर पाए, इसलिए ये डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं। वापस से यहाँ पे एक केस आप देखेंगे 2018 में कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रिफ्यूज़ किया टू कंपेल द EC टू प्रोवाइड मशीन रीडेबल इलेक्ट्रल रोल डाटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जयशंकर फ्लैग्स चैलेंजेस दैट टैरिफ पोज टू इंडिया एंड रशिया ट्रेड। देखिए इंडिया और रशिया के ट्रेड के बीच में क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं इस टैरिफ की वजह से, ये यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने यहाँ पे फ्लैग किया है। और ये इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि यहाँ पे ये गए हुए हैं 26th सेशन ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन फॉर ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन वेयर द रशियन साइड वाज बीइंग ब्रीफ्ड बाय द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया देनिस मार्कोव। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनसे मिले और इन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स इनको इफेक्ट कर रहा है फ्रॉम ट्रेडिंग विद रशिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि 5 मिसाइल को, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 मिसाइल को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। इंडिया ऑन वेंसडे सक्सेसफुली टेस्टेड फायर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चंदेपुर उड़ीसा। तो इसको कहाँ से टेस्ट किया गया, उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने कल के दिन, ठीक है, कल के दिन इसको टेस्ट किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द मिसाइल टेस्टेड ऑन वेडनेसडे वाज वेरिएंट ऑफ अग्नि 5। ठीक है, जो मिसाइल टेस्ट किया गया है ये किसका वेरिएंट है, अग्नि 5 का वेरिएंट है। इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM इसको कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। इट इज डिजाइन by Defense Research and Development Organization. The system
हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द कंट्रीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रेंज है ये बताया गया है 5000 किलोमीटर के आसपास है। और चाइना देखिए इसी को लेके यहाँ पे ऑब्जेक्शन फेस करता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन यहाँ पे करता है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। और इसलिए डेवलप किया गया है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत हो तो कंट्री इसको यूज़ करेगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज पे लोकसभा ने क्लियर किया है बिल दैट बैन्स रियल मनी गेमिंग। रियल मनी गेमिंग को लेके यहाँ पे लोकसभा ने बिल क्लियर किया है। और ये जो बिल है ये उन कंपनीज़ को टारगेट करेंगे दोज हु आर ऑफरिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड कार्ड गेम्स, जहाँ पे लोगों के बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। और ये बिल को एज अ गुड बिल के तौर पे बताया जा रहा है। इट इज़ कमिंग विद द नेशनल इंटरेस्ट। इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 विद प्रोहिबिट ऑफरिंग ऑपरेशन फैलिटेशन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मनी गेम्स। ठीक है, तो ये बिल प्रोहिबिट करेगा ऑफर करने में, ऑपरेशन करने में, फैसिलिटेशन करने में, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। अगर कोई भी इन सारी चीज़ों को करता है कोई भी कंपनी, उनके ऊपर इस बिल के तहत एक्ट किया जाएगा। ओके, रियल मनी गेमिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्लेटफॉर्म। आप ड्रीम 11 का नाम सुने होंगे, पोकरबाजी का नाम सुने होंगे, जहाँ पर प्लेयर अपने पैसे को रिस्क में डाल के जीतते हैं। ओके, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे पनिशमेंट बताया गया है कि इस बिल में पनिशमेंट कितना है, 3 साल तक है और फाइन अप टू 1 करोड़। सेकेंड, द बिल ऑल्सो सीक टू प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी गेम्स। अगर इसमें यहाँ पे कोई भी टाइप का कमी पाया गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। ओके, तीसरा, एडवर्टीजमेंट के लिए भी यहाँ पे इन्होंने सज़ा सुनाई है कि अगर ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनको 2 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ 50 लाख के आसपास का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इजराइल अप्रूव्स प्लान टू सीज गाजा सिटी, कॉल्स ऑफ रिजर्विस्ट। तो जो भी अब इनके रिजर्व में थे, जो भी ट्रुप्स या जो भी पार्टीज इनके रिजर्व में थे, उनको इन्होंने बुला लिया है और इसराइल ने अप्रूव किया है एक प्लान कि गाजा सिटी को सीज कर लिया जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।